नमस्कार दोस्तों। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन के लिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम सभी जानते हैं, जिसने भी कंप्यूटर चलाया है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चालू होता है। जैसा कि इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आज हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन है। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शॉर्ट फॉर्म OS यूज़ में लेंगे, या हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। मतलब कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम यूज़र हैं, और हार्डवेयर जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें हो गई। तो हम जो कमांड देंगे, जो भी हम टाइप करेंगे कुछ, तो वो सब कैसे हम कंप्यूटर में देख पाएंगे, तो उसका जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके एग्ज़ाम्पल, जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है DOS, है ना। सबसे पहले जो है आपका ये DOS ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलता था। DOC है ये, सॉरी SC नहीं है, S है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म जो है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग टाइप का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें एक टाइम में एक ही यूज़र लॉगिन कर सकता है, और जो यूज़र लॉगिन है वो एक ही टाइप का काम कर सकता है। अब इसमें जो इंटरफेस प्रोवाइड होते हैं वो दो टाइप के इंटरफेस होते हैं। यहाँ पे आपके कौन कौन से होते हैं? पहला होता है CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा होता है CUI, वो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको हम सभी जानते हैं, वो है विंडोज़ हम सभी यूज़ में लेते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट जो चल रहा है इसमें Windows 10 हमारे यहाँ पर चल रहा है। विंडोज़ जो है वो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक यूज़र एक बार में लॉगिन कर सकता है और वो एक यूज़र बहुत सारे टास्क कर सकता है। जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हम अगर किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, हम साथ में सॉन्ग भी सुनते रहते हैं। तो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग टाइप के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़। इसके इंटरफेस की बात करें तो इसमें GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है एक तरीके का। ठीक है, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर लिनक्स, जो कि मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरीके से यूनिक्स, ये भी मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है इसमें एक टर्मिनल होता है जो कि CUI और CLI भी प्रोवाइड कराता है। CUI और CLI क्या है? जो हमारे DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में थे कि कमांड लाइन इंटरफेस CLI और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, ये चीज़ भी यूनिक्स हमको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा उबुंटू है, मैक OS है, IBM AIX है, HP का UX है, सन का सोलारिस है, सेंट US है, काली लिनक्स है, रेड हैट लिनक्स है, ये आपका सैम्बियन है, एंड्रॉयड है, iOS है मोबाइल के लिए, फ्रीलॉन है, स्यूस है, फ्री BSD, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका गोल क्या है? उसका गोल ये है कि जो यूज़र है वो कन्वीनियंटली और इफ़िशियंटली कंप्यूटर को चला सके। दो गोल हो गए। प्राइमरी गोल हो गया यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम का कन्वीनियंट यूज प्रोवाइड करना, और सेकेंडरी गोल हो गया यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम का एफिशिएंट यूज प्रोवाइड करना। यानी कि सीधे शब्दों में हम कह सकें तो कि यूज़र कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली कंप्यूटर को काम में ले सके, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल होता है। अब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, देखो कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करते हैं तो सिस्टम में हार्डवेयर भी आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, और यूज़र भी आ जाता है। ये कंप्लीट मिलकर के एक सिस्टम बनता है जिसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो अंदर वाला हमने सर्किल बनाया है उसमें हमने लिखा है हार्डवेयर।
ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हार्डवेयर के अंदर हम क्या, हार्डवेयर के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन दोनों को कम्युनिकेट कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है और यूज़र से इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये कंप्यूटर सिस्टम होता है आपका। हार्डवेयर हम सभी जानते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर जैसे आपका सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, मेमोरी हो गए, ये हमने बेसिक कंप्यूटर में पढ़ लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ ही रहे हैं कि यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ हम देखें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, ठीक है। और यूज़र को ये क्या, इसका इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा। आगे हम देखें अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं। देखो, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए काम करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए काम करते हैं, यूज़र की किसी एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट करते हैं। और चौथा इसका जो पार्ट है वो है यूज़र। यूज़र क्या होता है, कोई पर्सन होगा या कोई मशीन भी हो सकती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया इसका कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो ये सेम ही होगा, इसमें जहाँ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हम दो पार्ट कर देंगे, कर्नल और शेल। यानी कि हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर ये आपका कर्नल और शेल दोनों मिला के क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट है, कर्नल और शेल। और फिर आपका आ गया ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर आपका आ गया यूज़र। तो यहाँ पर जो शेल है, ये शेल क्या करता है, जो कमांड हम देते हैं वो कमांड को ये हार्डवेयर के इंटरप्रिटेशन के लिए जो है कन्वर्ट करता है। या हम कहें कि जो कमांड आ रही है उस कमांड को शेल क्या करता है, कर्नल समझ सके ऐसा बनाता है उसको, ठीक है। और फिर कर्नल क्या करता है, कर्नल उस टास्क को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर वही आप इसके जो स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, पहला आ रहा है हार्डवेयर आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है कर्नल। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कहलाता है, ये इसका मुख्य भाग होता है। कर्नल के जो प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। कर्नल जो है वो क्या करता है, रूटीन या फंक्शन का कलेक्शन होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है और ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शन को मैनेज कौन करता है, कर्नल करता है। इसी तरीके से दूसरा है शेल। शेल का काम सिर्फ इतना है कि कमांड को इंटरप्रेट करना। यूज़र ने जो कमांड दी है उसको कर्नल उसको ये शेल क्या करता है, कर्नल के समझने लायक बनाता है ताकि कर्नल उस टास्क को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। इसके बाद अगले जो कंपोनेंट हैं वो अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और फिर है आपका यूज़र। तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलर है कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। आगे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहली होती है कंप्यूटर हार्डवेयर को इनिशिएट करना, यानी इनिशियलाइज़ करना, यानी कि चालू करना। जैसे कंप्यूटर को अपन चालू करते हैं तो उन सभी हार्डवेयर को इनिशियलाइज़ कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करता है ना, यानी स्टार्ट करता है। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा अगर किसी प्रोग्राम को रन कराते समय कोई एरर आती है तो उस एरर को मैसेज के थ्रू शो करता है कि यहाँ पर ये एरर आई है। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। एक मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे काम एक साथ करना, मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कराना, मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग या ऑपरेशंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा फाइल फोल्डर को मैनेज करता है, ठीक है। इसके अलावा ये और क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रिसोर्सेज को प्रोग्राम के लिए अलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है। जिस प्रोग्राम को जिस रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है उसे अलोकेट करना और उसका काम कंप्लीट होने के बाद उसको डी एलोकेट करना, ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आगे हम देखें टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके कुछ टाइप हैं। जैसे पहला हो गया सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एक यूजर होगा और एक टाइम में एक टास्क होगा।
दूसरा है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, एक ही यूजर होगा लेकिन मल्टीपल टास्क कर सकता है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है ना। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के बाद है आपका बैच प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है ना। इसके अलावा आगे हम बात करें तो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसके नाम से हमको पता चल रहा है एक टाइम में एक ही यूजर लॉगिन करेगा और वो यूजर एक ही टास्क को एक बार में परफॉर्म कर सकता है। इसका एग्जांपल है MS DOS। अभी हमने देखा था DOS में जो है क्या है आपका इंटरफेस कौन कौन सा होता है, CLI और CUI, कमांड लाइन इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, 2 टाइप का इंटरफेस होता है DOS के अंदर। आगे हम देखते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने बात करी थी जो विंडो होता है हमारा विंडोज़, वो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का एग्जांपल है। इसमें एक टाइम में एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में एक ही पर्सन एक बार में कंप्यूटर चला सकता है, लेकिन जो यूज़र होता है वो एक टाइम में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इसका एग्जांपल हो गया विंडोज़, जो कि GUI इंटरफेस पे बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें होता है विंडोज़ के अंदर। तीसरा है आपका मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक टाइम में बहुत सारे यूज़र मल्टीपल यूज़र लॉगिन कर सकते हैं और वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपका इसका एग्जांपल हो गया लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये आपके मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग के एग्जांपल हैं। आगे हम बात करें बैच प्रोसेसिंग की, तो बैच प्रोसेसिंग में नाम से पता चल रहा है कि जो भी टास्क होगा उसको बैच के फॉर्म में प्रोसेसिंग किया जाएगा। इसमें यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, यूजर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। यूजर का किसके साथ, ऑपरेटर के साथ इंटरेक्शन होता है। यूजर क्या करता है, अपने जॉब को ऑपरेटर को सबमिट करता है, और ऑपरेटर कैसे सबमिट करता है, पंच कार्ड की हेल्प से। पंच कार्ड की हेल्प से ऑपरेटर को वो जॉब सबमिट करता है। ऑपरेटर क्या करता है, उस जॉब को ग्रुप में डिवाइड करके फिर एग्जीक्यूट करता है। ऐसा करने से क्या होता है, प्रोसेसिंग इसकी फास्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें CPU का मैक्सिमम टाइम जो है आइडल रहता है, यानी कि ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका थ्रूपुट जो है वो कम होता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि आउटपुट और इनपुट का जो रेशो है वो इसका क्या रहता है, कम रहता है। इसका एक एग्जांपल है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, स्पूलिंग किसका एग्जांपल है आपका, ये है बैच प्रोसेसिंग का। आगे हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल प्रोग्राम एक रेडी क्यू में वेट करते हैं, जिसे जैसे ही CPU फ्री होता है उस रेडी क्यू में से प्रोग्राम को लेकर के एग्जीक्यूट करता है। यानी कि इसको हम देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये सबसे पहले हमने यहाँ बनाया एक नया प्रोग्राम। जब भी नया प्रोग्राम आता है वो किस में आएगा, रेडी में। इसे हम रेडी क्यू भी कहते हैं, यानी कि इसमें लाइन लगी हुई होती है, जैसे जैसे नए नए प्रोग्राम आते जाएंगे इसमें इसके पीछे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ये रेडी क्यू है हमारी, ये एक तरीके से शेड्यूलर भी होता है। शेड्यूलर यानी कि लाइन में जो लग गया, जो पहले आया उसका पहले नंबर हो गया, दूसरे नंबर पे आया दूसरे नंबर पे हो गया, तो इस तरीके से इसने प्रोग्राम को शेड्यूल कर दिया। यहाँ पर एक होता है डिस्पैचर। ये डिस्पैचर क्या करता है, ये रेडी क्यू के जो प्रोसेस होते हैं उनको CPU तक पहुँचाता है। तो CPU में आने के बाद जो प्रोसेस होगा वो रनिंग स्टेटस में आ जाएगा। रनिंग स्टेटस में आते ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होते ही कंप्लीट होगा और फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर प्रोसेस का जब एग्जीक्यूशन हो रहा है उस समय अगर उस पर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर रिक्वायर्ड है तो फिर ये जो ऑपरेशन है ये वेटिंग में आ जाता है। यहाँ पर इस पर फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ये परफॉर्म होने के बाद ये फिर से रेडी क्यू में आ जाता है और फिर डिस्पैचर से ये एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए गया डिस्पैचर के थ्रू, अगर उसमें कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाता है तो ये CPU से डायरेक्ट फिर से रेडी क्यू में आ जाता है। तो ये जो है आपका क्या है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। इस प्रोसेस स्टेट डायग्राम से हमको ये मल्टी प्रोग्रामिंग समझ में आती है कि जो प्रोग्राम है वो रेडी क्यू में वेट करते हैं, फिर CPU में एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं और फिर एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाते हैं। इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो वेटिंग में आते हैं, इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने पर फिर से रेडी क्यू में ये चले जाते हैं। इस तरीके से ये एक जो है सर्किल की तरह एक ये प्रोसेस जो है आपका काम करता है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें
तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग के, वो क्या करते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे हमको पता चल रहा है भाई एक लाइन में प्रोग्राम आ रहे हैं और एक एक करके एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, यानी कि सीपीयू बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेगा। जैसे ही फ्री रहेगा उसको कोई प्रोग्राम असाइन कर दिया जाएगा, तो सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सी जॉब सेम टाइम में परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक नोट हमने लगाया है कि अभी हमने बात करी कि कौन कौन से 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बात करें। मल्टी प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो इन तीनों में हम डिफरेंस देख लें कि मल्टी टास्किंग का मतलब क्या होता है कि एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करेंगे। तो इसका काम किसका है, ये स्विच करने का काम किसका है, एक टास्क के दूसरे टास्क पर स्विच करने का काम यूजर का है। मल्टी प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे कौन भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भेजेगा। मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कौन करेगा, सीपीयू करेगा, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये रिसोर्सेज के मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि हमको जब रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करना है तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम काम में लेते हैं। अगला है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बात करी प्रोसेसिंग आ जाएगा, तो इसका काम कौन करेगा, सीपीयू। तो हमने यहाँ पर लिखा कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, तो वो अगर कोई सीपीयू है उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे तो मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। और मल्टी प्रोसेसर में जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक बार में मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, एक बार में मल्टीपल प्रोसेस को ये एग्जीक्यूट करता है। ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, यानी एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। इसमें सीपीयू क्या करता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता जाता है। जो जो प्रोसेस कंप्लीट होता जाता है तो वो अगला प्रोसेस लेता जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला हम बात करें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर पता चल रहा है हमको नाम से कि टाइम शेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टास्क होंगे उन टास्क को टाइम असाइन कर दिया जाएगा। यानी कि सीपीयू का जो टाइम है उस टाइम को शेयर कर दिया जाएगा टुकड़े करके, इसको कहेंगे टाइम शेयरिंग ओएस। इसमें सीपीयू टाइम को प्रोसेस के साथ शेयर कर देते हैं। जो सीपीयू टाइम होता है इसको फिक्स स्लॉट या टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस में डिवाइड कर देते हैं और हर एक टाइम स्लाइस के अंदर एक प्रोसेस डाल देते हैं। एक बार में एक प्रोसेस एक टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूट होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस जो होते हैं वो राउंड रोबिन फैशन में एग्जीक्यूट होते हैं। ये ध्यान रखना है हमको। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन फैशन या राउंड रोबिन टाइप में जो हैं आपके प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर। जैसे 3 प्रोसेस हैं P1, P2, P3, इनके एग्जीक्यूशन टाइम दिए। P1 का है 3 मिली सेकेंड और P2 का है 4 मिली सेकेंड, P3 का है 5 मिली सेकेंड। यहाँ पर जो आपका ये टाइम है, टाइम क्वांटम जो है वो दिया हुआ है 2 मिली सेकेंड का, यानी कि 2 मिली सेकेंड तक ही एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। ये टाइम स्लॉट है एक तरीके से। तो अब इसमें क्या होगा, P1 जो है ये P1 आपका 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 1 मिली सेकेंड बच गया। फिर ये P2 अगले 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर इसमें से क्या बच गया आपका, इसमें से आपका 2 मिली सेकेंड बच गया, है ना। इसमें से आपका 2 मिली सेकेंड बच गया। फिर P3 एग्जीक्यूट होगा अगले 2 मिली सेकेंड के लिए, तो इसमें 3 मिली सेकेंड बच जाएंगे। तो 1, 2, 3 बच गए। अब P3 के बाद फिर P1 6 से 7, यानी कि यहाँ पर 1 मिली सेकेंड बच रहा था तो 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ ये। फिर अगले 2 मिली सेकेंड के लिए P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका, है ना। फिर बचा ये, इसमें 3 मिली सेकेंड बचे थे तो पहले 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन का चार्ट अपन यहाँ पर बना सकते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन का।
अब हम बात करते हैं अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से हमें पता चल रहा है जहाँ पर भी नेटवर्किंग होगी। नेटवर्किंग क्या होती है, जैसे कि एक सेंट्रल कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिससे सभी कंप्यूटर कनेक्ट हैं, उस सेंट्रल कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर मशीन पर होता है, जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसको हम सर्वर मशीन कहते हैं, तो वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है, पूरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर उसमें कनेक्टेड है उनमें डेटा, प्रोग्राम, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी या दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उन सभी को मैनेज करने का काम करता है। इसकी हेल्प से जो रिसोर्सेज हैं, दूसरे रिसोर्सेज जो आपके हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज, प्रिंटर, स्कैनर, डीवीडी ड्राइवर, इनको आप एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर में जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उनमें शेयर कर सकते हैं। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ एग्जांपल हैं, जैसे विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, है ना। यूनिक्स लिनक्स हमने देखा था मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, यानी कि नेटवर्किंग में काम आते हैं। इसके अलावा BSD है, नोवेल नेटवेयर है, मैक OS X है, ये सारे आपके नेटवर्क OS ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। अगला है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी हमको नाम से पता चल रहा है कि जो भी टास्क परफॉर्म होगा वो रियल टाइम में होगा, यानी कि जो फिक्स टाइम दिया हुआ है, जो डेडलाइन दी है उसी में कंप्लीट होगा। इसमें टाइम कंस्ट्रेंट होंगे। क्या क्या एप्लीकेशन कहाँ है इसकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, मिसाइल लॉन्चिंग में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो एयरप्लेन में होता है वहाँ पर, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में, इन सब में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ समझ में आ गया हमको कि अगर हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, अगर वहाँ पर मिसाइल लॉन्च करते समय आपका टास्क डिले हो गया तो गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पर इसीलिए जो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है, जो कि डेडलाइन पर काम करता है। इसके दो टाइप होते हैं, पहला होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम यानी कि स्ट्रिक्ट डेडलाइन को फॉलो करता है ये, अगर स्ट्रिक्ट डेडलाइन को फॉलो नहीं किया गया तो डिस्टेरियस ऑपरेशन हो सकता है, यानी कि कोई विनाशकारी परिणाम उसका हो सकता है। जैसे मिसाइल लॉन्चिंग में अगर मिसाइल आपकी ब्लास्ट हो गई तो दिक्कत हो सकती है। और सॉफ्ट जो होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें डेडलाइन मिस होने पर कोई ऐसा विनाशकारी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। इसका एग्जांपल है RT लिनक्स। ठीक है, अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंबाइन एक तरीके से, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है एम्बेडेड सिस्टम में, और ऐसा जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं। अगले दो ऑपरेटिंग सिस्टम और बचे हैं आपके, वो है स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो स्मार्ट कार्ड पर रन करते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और जो मोबाइल डिवाइस में होते हैं वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे सैमसंग नोकिया के अंदर आता है, एंड्रॉयड गूगल का है, और एप्पल का iOS एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू।